नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आने लगे हैं, राजनीतिक दलों और राजनेताओं के बेचारेपन झलकने लगे हैं। सिद्धांतों और नैतिकता के खोखलेपन स्पष्ट तौर पर देखे जा सकते हैं। भाजपा जिस ढंग से अपने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को झेल रही है, संसद से लेकर सड़क तक शर्मसार हो रही है, यह समझ से परे है। लोगों का यह सवाल है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या यह मानकर चल रही है कि अजय मिश्रा टेनी को अगर मंत्रालय से हटा दिया गया तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट भाजपा को नहीं मिलेगा? क्या ब्राह्मण इस बात को नहीं देखते हैं कि अजय मिश्रा टेनी के लड़के के द्वारा किस ढंग से लखीमपुर खीरी में किसानों को सरेआम रौंदा गया? एटीएस की रिपोर्ट आने के बाद जब यह इस बात की पुष्टि हो गई कि अजय मिश्रा टेनी के लड़के इस दर्दनाक दुर्घटना में व्यक्तिगत रूप से शामिल थे, इसके बाद अजय मिश्रा टेनी को हटाने के लिए, गृह मंत्रालय से बर्खास्त करने के लिए विरोधियों का दबाव सरकार पर जोर पकड़ने लगा है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के आम आदमी यह कहते देखे जा सकते हैं कि कोई भी अपराधी, चाहे वह किसी भी जाति वर्ग से संबंध क्यों न रखता हो, यदि वह किसी अपराध में शामिल है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। इससे वोट से कोई लेना देना नहीं है। सवाल यह भी है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बतौर ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी पहचान है कि यदि मोदी के द्वारा उन्हें बर्खास्त किया गया अथवा उनसे उनका त्याग पत्र ले लिया गया तो ब्राह्मण वोट ही प्रदेश से भाजपा को नहीं मिलेंगे, यह कहना उचित नहीं माना जा रहा है। दूसरी तरफ जिस ढंग से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा ओम प्रकाश राजभर को पूरे प्रदेश में लेकर जिस ढंग से घूमा जा रहा है, इस पर भी सवाल उठने लगे। आखिर यह राजनेता ऐसे नेताओं को, ऐसे राजनीतिक दलों के लोगों को जिनका सिर्फ 2-3-4 विधानसभाओं में प्रभाव होते हैं और ऐसे विधानसभाओं में भी वह अकेले अपने बदौलत चुनाव नहीं लड़ सकते, न जीत सकते हैं। पिछले दिनों ओम प्रकाश राजभर ने भी कई बार अपने पार्टी के बदौलत चुनाव जीतने की कोशिश की है। जमानत जब्त हुआ है। किसी भी स्थिति में अगर राजभर अपने लोगों को अपनी हैसियत से जिताने की कोशिश करें तो जमानत जब्त होने से ज्यादा कुछ भी नहीं हासिल किया जा सकता है। लेकिन जिस ढंग से समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर से लेकर कृष्णा पटेल तक को पूरे प्रदेश में जिस ढंग से घुमा रही है, जिस ढंग से उनके साथ जनसभाओं में हिस्सेदारी कर रही है, वह एक अजीबोगरीब स्थिति जरूर देखने को मिल रही है। पिछले दिनों 2017 में विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी से और 2019 में बहुजन समाज पार्टी से सपा ने समझौता किया था। निश्चित रूप से इन गठबंधनों का फायदा समाजवादी पार्टी को नहीं मिला,
लेकिन इसका मतलब कतई यह नहीं माना जा सकता कि यदि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसे बड़े राजनीतिक दल से, जिसका प्रदेश के हर विधानसभा में 2-4-10,000 वोट के लिए वह मोहताज नहीं माने जा सकते, जब उनसे गठबंधन करने से समाजवादी पार्टी गुरेज रखती है, ऐसे में ओम प्रकाश राजभर, कृष्णा पटेल और तमाम ऐसे छोटे दलों से जिनके 1-2-4 विधानसभाओं से ज्यादा उनकी कोई हैसियत प्रदेश में नहीं मानी जा सकती, ऐसे लोगों को लेकर चुनाव लड़ने का औचित्य क्या है? ऐसे लोगों को जिस ढंग से महिमा मंडित किया जा रहा है अखिलेश यादव के द्वारा, इस पर सवालिया उठना लाजिमी है। कुल मिलाकर देखने को यह भी मिलता है कि यदि आने वाले दिनों में भाजपा 2-4 सीटों से यदि वो बहुमत से चूकती है, तो ऐसे छोटे दल के लोग जो बड़ी पार्टियों के बदौलत जीतकर विधानसभा तक पहुंचते हैं, वह एक बार्गेनिंग कैपेसिटी उनकी बनती है। और निश्चित रूप से यदि वह अपने बड़े राजनीतिक दल, अपने गठबंधन को तोड़कर दूसरे दल के साथ सत्ता पर काबिज करने के लिए, सत्ता तक पहुंचने के लिए अगर उनके द्वारा प्रयास किया जाता है और वह ऐसा करते हैं, तो निश्चित रूप से यह ऐसे राजनेताओं की कार्यशैली का एक हिस्सा ही माना जा सकता है। कुल मिलाकर जिस ढंग से समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी अजय मिश्रा टैनी को लेकर परेशान है। उसको लगता है कि ब्राह्मण वोट ही नहीं मिलेगा अगर टैनी को गृह मंत्रालय से हटा दिया गया, उनको मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया गया या उनका त्याग पत्र ले दिया गया। दूसरी तरफ सपा को लगता है कि छोटे दलों को मिलाकर वह सत्ता तक काबिज हो पाएंगे। स्थितियां यह निश्चित है कि आने वाले 2022 विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और सपा दोनों एक दूसरे के साथ जंग में सबसे आगे हैं। ऐसी स्थिति में यह देखना दिलचस्प होगा कि साम दाम दंड भेद लगाकर यह पार्टियां किस ढंग से सत्ता को काबिज करने में कामयाब हो पाएंगी। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।